हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 चल रही है और पहले 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले 2 लेक्चर में, यानी टोटल 3 लेक्चर हमने एक्सरसाइज 7.5 पे लगाए हैं। सबसे पहले हमने समझा कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, फिर उससे इंटीग्रेशन कैसे करना है, एंड देन हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेवल अप, आसान थे क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप है, यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको कुछ करनी पड़ेगी। दैट्स इट। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 ये है। तो सबसे पहले क्या मुझे समझ में आना चाहिए यहाँ से, तो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहा हूँ या फिर जितने भी मैंने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन किए हैं, देखो सबसे पहले हमने किया कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने सेकंड चीज़ सीखी थी बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या मैं यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ जिससे मुझे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए। तो अगर आपने सब्स्टिट्यूशन ध्यान से किया होगा तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स नीचे है, ऊपर कॉस एक्स है, तो साइन एक्स को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। ठीक है, और उसको सब्स्टिट्यूट करने से देखो साइन एक्स की जगह मैं कोई एक सिंगल वेरिएबल यानी टी यू वी कुछ भी लेके आऊँगा, तो 2 माइनस टी 1 माइनस टी यानी 1 माइनस एक्स, तो किस फॉर्म में ये मुझे दिख रहा है, अल्टीमेटली ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इस एक्सरसाइज का है तो मुझे पता है वैसा ही है, पार्शियल फ्रैक्शन से ही होने वाला है ये। लेकिन वैसे भी मेरी डायरेक्ट अप्रोच अगर मुझे ये मिलता, अभी तक जितना मैंने पढ़ा वहाँ से मेरी अप्रोच यही बननी चाहिए कि साइन एक्स को जब सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ मुझे कुछ 2 लीनियर फंक्शन दिखेंगे और ऊपर कॉस एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा फिर से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा और पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा लेवल अप है मेरे क्वेश्चंस का। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब आपके पास सब्स्टिट्यूट करने के लिए 2 चीज़ें हैं। आप इसको या इसको किसी एक को, पूरी टर्म को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या सिर्फ साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली क्या है उस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है। तो आप इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, और केवल साइन एक्स को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेट आंसर आपका सेम मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो लेट मैं मान लेता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू टी। आप इसको सब्स्टिट्यूट करना पहले, फिर इसको सब्स्टिट्यूट, मतलब इसी क्वेश्चन को 3 टाइप से करके देखना। एक मैं आपको करवा रहा हूँ, दूसरा इसको टी सब्स्टिट्यूट करना, तीसरा इसको टी सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, क्या तीनों से आपके आंसर सेम आ रहे हैं? तो वो 100% सेम आएंगे। नहीं आ रहे इसका मतलब आपने कुछ गलती की है, उसको चेक करो। तो स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स को अगर मैं टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी यू गेट हियर cos x dx इज इक्वल टू dt। पुट द वैल्यूज। ठीक है, अब मुझे अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन करना था, तो dx इसके साथ रहेगा, ऐसे कुछ था। तो cos x dx इसकी वैल्यू जो है दैट इज योर dt, तो ऊपर तो आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस साइन एक्स, तो दिस बिकम 1 माइनस साइन एक्स को मुझे लिखना है t, दैट इज 1 माइनस टी, एंड दिस बिकम 2 माइनस साइन एक्स मीन्स टी। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब मेरा ये प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है, नीचे 2 लीनियर फंक्शन यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन मुझे गिवन है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाए। तो इसको कैसे कर सकते हो? तो मैं सिंपली इसको एज इट इज लिखता हूँ कि 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी है, इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन, तो मैंने ये वाला चीज़ हटा ली। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसके इक्वल रख देंगे वो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाय 1 माइनस टी प्लस b डिवाइड बाय 2 माइनस टी, क्योंकि दोनों ही मेरे क्या हैं लीनियर फंक्शन है। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हो आप चीज़ों को आसान बनाने के लिए। दिस इज 1 माइनस टी, दिस इज 2 माइनस टी। अगर मैं दोनों से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं दोनों से माइनस कॉमन लेता हूँ तो दिस बिकम योर लाइक समथिंग, यहाँ से माइनस कॉमन लो, ये बन जाएगा t माइनस 1, यहाँ से लोगे ये बन जाएगा t माइनस 2। ये चीज़ समझ में आई? माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। अब माइनस यहाँ से आया, माइनस यहाँ से आया, माइनस इंटू माइनस दैट अल्टीमेटली बिकम प्लस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अगर माइनस टी होगा तो मुझे वो माइनस साइन वहाँ पे भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव में चांसेस रहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली फ्लो में मैं एक आधे साइन भूल सकता हूँ। तो अगर आपको यहीं पे दिमाग में आ गया इस चीज़ को ऐसे बना सकते हो, तो पहले इसको ऐसे बना लो ताकि जब मैं इंटीग्रेशन करूँ तो वहाँ पे मेरे पास एक गलती होने के चांस मेरे कम हो जाए। कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से ध्यान में रखोगे चीज़ें तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे लिख लो एज इट इज़, बट इसको ऐसे कर लोगे तो मेरे लिए चीज़ें और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब मेरे पास, मुझे करने के लिए मेरे पास t माइनस 1 एंड t माइनस 2 है। ठीक है, तो दिस बिकम योर t माइनस 1 एंड दिस बिकम योर t माइनस 2। ठीक है, ऐसे करते तो क्या होता, जो मैं साइन की गलती बता रहा हूँ वो कैसे होती उसकी बात हम
बाद में कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब पॉइंट आएगा तब मैं आपको वो चीज़ भी बताऊँगा। अब मुझे ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इधर तो न्यूमरेटर 1 है, इधर क्या हो जाएगा, ए के साथ ये जाएगा मीन्स ए इंटू t-2 एंड बी के साथ क्या जाएगा t-1। ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं कि ये कैसे जाता है। सिंपली मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूँगा तो सिंपल है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, अब न्यूमरेटर के इक्वल मैंने पुट कर दिया। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। अब देखो एलिमिनेशन करते हैं, तो देखो t अगर मैं 2 रख दूँ तो a 0 हो जाएगा और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट t इज इक्वल टू 2, t को 2 रखा, ये तो 1 ही रहेगा। 2 - 2 दैट इज 0, तो ये पूरा 0 लिखने की जरूरत नहीं। 2 - 1 दैट इज 1, तो दैट इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू क्या मिल गई 1। b की वैल्यू क्या मिली 1। नेक्स्ट इसको 0 करते हैं, तो पुट t इज इक्वल टू 1, t को मैंने 1 पुट किया, तो ये तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 - 2 दैट इज माइनस a, 1 - 1 दैट इज 0 लिखने की जरूरत है। इसका मतलब a की वैल्यू मुझे मिल गई -1, a की वैल्यू क्या मिली -1। a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि मुझे इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है दैट इज -1 सॉरी, तो -1 डिवाइडेड बाय a के नीचे है t-1 एंड प्लस b की वैल्यू है 1, तो 1 डिवाइड बाय t-2 आई थिंक, t-2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। तब यहाँ से आगे आई थिंक हम सबको आता है ये माइनस। अब देखो इनको पहले अलग अलग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इस माइनस को बाहर लिखता हूँ, दिस इज 1 डिवाइड बाय t-1 dt एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय t-2 dt। इसका क्या होगा, वी ऑल नो दैट दिस इज लॉग ऑफ t-1, और यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, मोड लगाते हैं, क्योंकि लॉग के अंदर हमेशा आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव रहता है, प्लस लॉग ऑफ t-2 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। अब मैं जो आपको बात बता रहा था कि मुझे क्या प्रॉब्लम आती है अगर मैं ऐसे करता, देखो अल्टीमेटली मुझे वैल्यूज़ a और b की कुछ इसी टाइप की मिलती, मे बी ये -1 +1 थोड़ा बहुत चेंज हो जाता, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ देता हूँ मैं। अगर मान लो यहाँ पे इसकी बजाय मेरे पास 1 डिवाइड बाय 1 - t होता, ठीक है, इसका जब मैं क्या करता, इंटीग्रेट करता इसको, तो इंटीग्रेट करते टाइम क्या होता, ये तो लीनियर फंक्शन है, तो मैं डायरेक्टली लॉग ऑफ 1 - t कर देता। लेकिन अब t यानी जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट -1 है, तो इसके नीचे मेरा -1 एक्स्ट्रा मुझे मिलता, ठीक है। इस -1 को कई बार हम भूल जाते हैं, क्योंकि जनरली हमें हैबिट क्या हो जाती है कि जब हमें x के साथ कोफिशिएंट 1 1 1 दिख रहा है बार बार, तो हम भूल जाते हैं कि ऐसा भी होता है, ठीक है। बट लीनियर फंक्शन की कंडीशन में हमें x का कोफिशिएंट नीचे लिखना होता है हमेशा। यहाँ पे वो चीज़ मेरी खत्म होगी, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट मैंने t का कोफिशिएंट क्या बना दिया 1 बना दिया, इसलिए मैंने इसको ऐसे चेंज किया, तो मेरा आंसर ऐसे आ गया, ठीक है। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो ऐसे। अब देखो log t-2 एंड log t-1 है, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है कि log m माइनस log n, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस किसके पीछे प्लस किसके पीछे। प्लस वाली टर्म को ऊपर लिख दो, माइनस वाली टर्म को लिख दो नीचे, प्लस वाली को ऊपर माइनस वाली को नीचे। तो मान लो माइनस यहाँ होता प्लस यहाँ होता, तो अब प्लस वाली कौन सी है n, तो मैं इसको n/m लिखता हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये प्लस वाली ये माइनस वाली, इट मीन दिस बिकम योर लॉग ऑफ मोड t-2 डिवाइड बाय t-1। ये प्लस वाली थी ऊपर, माइनस वाली नीचे, एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c, ठीक है। अब t मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, दैट इज sin x, तो t की जगह रख दो sin x, यू गेट योर आंसर। तो दिस बिकम योर लॉग ऑफ मोड sin x - 2 डिवाइड बाय sin x - 1 मोड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c, ठीक है। अब वापस से मे भी आपका आंसर ऐसा हो सकता है कि 2 - sin x की फॉर्म में हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 - sin x, ये हो जाएगा 1 - sin x, दैट्स इट। तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने आंसर ऐसे लिखा है या फिर ऐसे लिखा है। मे भी हो सकता है कई बार क्या होता है, जैसे आपका क्वेश्चन होता है आंसर आपको मोस्ट प्रोबेबली उसी फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो आप उसको वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। इस जो क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट देखते हैं 18। अब यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, ऊपर ध्यान से देखूँ तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, नीचे भी 2 क्वाड्रेटिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन अल्टीमेटली, और उसके फैक्टर क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म में मुझे गिवन है। तो अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहता हूँ तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई है। नीचे क्या है, फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो इट्स ओके, चलता है काम।
लेकिन पहली कंडीशन इससे पहले भी क्या होता है कि मुझे ये फंक्शन क्या चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। बट क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो मैं ध्यान से अगर देखूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4, तो ऊपर भी डिग्री 4 है, नीचे भी डिग्री 4 है, तो डिग्री इक्वल है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे कर सकता हूँ? दैट इज़ वेरी सिंपल। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई थिंक ईजी है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस पी की आइडेंटिटी लगा दो, तो यहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है बस, दैट्स इट। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज एक्स रेज़ टू पावर 4, 2 + 1 दैट इज 3x स्क्वायर एंड प्लस 2 1 जा 2 होल डिवाइड बाय, इनकी मल्टीप्लाई करोगे अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर एंड प्लस 12। आई थिंक ये बेसिक से फॉर्मूले जो आपको आते होंगे, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन आता है। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, पावर 4 दिख गया, तो अब मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करोगे किससे? डिनोमिनेटर से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो डिवाइड कर दो। एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर एंड प्लस 12 से। क्या मिलेगा? एक्स रेज़ टू पावर 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो सिंपल 1, तो दैट इज एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर एंड प्लस 12 इज देयर, सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? माइनस का 4x स्क्वायर एंड माइनस का 10। अब चाहो तो 2 को बाहर कॉमन ले सकते हो, ठीक है, इजी कर सकते हो चीज़ें। नहीं करना तो आप एज इट इज रख लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसी चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ? सिंपली दिस इज इक्वल टू 1 इज योर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज 4x स्क्वायर माइनस 10 एंड डिवाइड बाय डिवीजन मीन्स एक्स इज टू पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर एंड प्लस 12 ऐसे। इस माइनस को बाहर निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा ऐसे। यहाँ से इसी की बात कर रहा था मैं, 2 को कॉमन निकालते हैं तो निकाल सकते हो, बट इसको ऐसे रख लो, नो प्रॉब्लम। अब इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसका इंटीग्रेशन करना, दोनों एक ही बात है। तो 1 का तो मुझे आता है, कर सकता हूँ, बाकी बचा ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट का मैं क्या करूँ? तो इस वाले पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन से करता हूँ। और कैसे कर सकता हूँ वो देखो, इस पार्ट को मैं वापस से ऐसे लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसी को मल्टीप्लाई करके तो ये मिला था सॉरी। तो इस वाले पार्ट को मैं सिर्फ लिखता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 10 होल डिवाइड बाय, इसको मैं लिखता हूँ वापस ऐसे, मीन्स दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, अब नीचे है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर एक लीनियर फंक्शन मतलब ax प्लस बी की फॉर्म में मैं कोफिशिएंट्स को लूँगा, प्लस दिस बिकम योर cx प्लस डी होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज देयर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। नेक्स्ट स्टेप सेम, एलसीएम ये लोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू ax प्लस b। अब देखो जब इसका एलसीएम लोगे तो यही एलसीएम आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये इसके साथ, मतलब ये इसके साथ कर दो, ये इसके साथ, यही सीखते आए हम, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस cx प्लस डी के साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे चाहिए वैल्यू a b c d की, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ से आगे इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड सीखे थे। क्या सीखे थे? 2 मेथड सीखे थे। कौन कौन से थे? तो फर्स्ट था हम x की कुछ वैल्यू पुट करते थे और कुछ टर्म्स को एलिमिनेट कर देते थे, दूसरे जो कोफिशिएंट बचते थे उनकी वैल्यू निकाल लेते थे। और सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड, ठीक है। कोफिशिएंट किसके? जो भी टर्म्स हैं, जो भी x की टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू पावर 4, कॉन्स्टेंट टर्म, उनकी कोफिशिएंट अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो भी मैं इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एलिमिनेशन से यहाँ क्या प्रॉब्लम होने वाली है कि यहाँ पे सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के लिए c और a 0 होंगे, उसके अलावा कोई भी टर्म यहाँ पे 0 नहीं होने वाली। तो मैं क्या करूँ? तो बेटर है मैं यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना सीखता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नाउ द कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, किस किस की कंपेयर करना है मुझे? नाउ मैं लिखूँगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 3 x square x and constant term। तो मैंने क्या किया? अब मैंने x क्यूब एक्स स्क्वायर से क्यों स्टार्ट किया? देखो इस टर्म में मैक्सिमम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स से एक्स क्यूब मिल सकता है मुझे, तो मैक्सिमम टर्म मुझे एक्स क्यूब ही मिल सकती है। अब एक्स रेज़ टू पावर 4 करता तो दोनों तरफ 0 हो जाते, क्योंकि ना तो एक्स रेज़ टू पावर 4 यहाँ है ना यहाँ है,
ठीक है। तो मैक्सिमम मुझे क्या मिल सकता है, एक्स क्यूब, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो आपको शायद मेथड आता होगा, नहीं आता तो यहाँ से अच्छे से सीख जाओगे, क्योंकि सब करेंगे हम यहाँ पे। तो एक्स क्यूब के अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करना चाहूँ तो एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लूँ। अगर आपका थोड़ा सा मैथ्स है तो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इनिशियल स्टेज पे, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकता हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। इज इक्वल टू, ये आपके लिए ऑप्शनल है, करना चाहो कर लो, नहीं करना मत करो। यहाँ से मैं डायरेक्टली भी कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर की इन दोनों टर्म के साथ, तो यू गेट हेयर ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी, दैट बिकम बी एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब 4 की इन दोनों के साथ करोगे तो यू गेट 4ax प्लस 4b प्लस, ये हो गया प्लस दिस। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो सेम एज इट इज, ये हो जाएगा सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर और प्लस 4, हाँ ठीक है। 3 की करोगे तो यू गेट है प्लस 3cx प्लस 3d, मिल गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे कुछ टर्म ऐसे मिलती। अब मुझे से पूछा जाए कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक्स क्यूब वाली टर्म ये भी है, ये भी है, इकट्ठी कर लो। इन दोनों को मैं ऐड करके लिख सकता हूँ a प्लस सी इंटू एक्स क्यूब, यस और नो जी बिल्कुल। सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर वाले टर्म, तो ये हो जाएगा b प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज एक्स वाली, तो दिस बिकम योर 4a प्लस 3c। जो भी x के साथ टर्म है वहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ एक तरह से मैं, ये और ये टर्म है, दोनों से x निकाला तो अंदर बचेगा ये। एंड द लास्ट इज योर कॉन्स्टेंट एंड दैट इज योर 4b प्लस 3d, ठीक है भाई। सारे टर्म मैंने अलग कर दी, ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अगर आप कुछ चीज़ें यहाँ से समझ में आती हैं तो कैसे, वो देखो। सबसे पहले बोला मैंने एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया इज इक्वल टू। अब मैं चलता हूँ राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखो, उसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ठीक है। दोनों चीज़ें कंपेयर करते हैं। अब देखो एक्स क्यूब कहाँ से मिल सकता है वो देख लो। एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स की मल्टीप्लाई करने से ए एक्स क्यूब मिलेगा, तो ए एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से ए है। क्या इन दोनों में कोई भी ऐसी दो टर्म है जिनको मल्टीप्लाई करने से और एक्स क्यूब मिल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर और ए एक्स को छोड़ के बाकी नहीं है। सेम मैं वापस यहाँ गया, प्लस में यहाँ से एक्स क्यूब कैसे मिल सकता है, एक्स स्क्वायर और सी एक्स से, तो इट मीन्स क्या मिलेगा, सी एक्स क्यूब मतलब प्लस का सी। यही मैंने बोला ए प्लस सी एक्स क्यूब, तो वो आपकी चॉइस है, यहाँ से करो या यहाँ से करो। तो ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मुझे एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर देखते हैं। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ से तो मुझे सिंपल सा दिख रहा है 4x स्क्वायर है, मतलब 4 है इज इक्वल टू। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कैसे मिल सकता है, इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई b के साथ करने से, बी एक्स स्क्वायर मतलब एक तो b मिलेगा मुझे, और मिल सकता है एक्स स्क्वायर की d से करने से, तो प्लस का मिलेगा d। कोई और टर्म है जिससे मुझे एक्स स्क्वायर मिल सकते हैं, तो x है जी, x को x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर मिल सकता है, और x कुछ है नहीं। एक्स स्क्वायर को कॉन्स्टेंट से करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो इसका मतलब ये दो ही टर्म हो सकती है, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। यही मैंने बोला था एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, b प्लस डी, और इस साइड क्या है 4, दैट इज इक्वल। यहाँ से बंदा डायरेक्टली, यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा, 2 लाइन ये बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x, तो इधर x नहीं है मतलब 0। अब चलते राइट हैंड साइड में, x कैसे कैसे मिल सकता है, ax की मल्टीप्लाई जब 4 से करोगे तब मिलेगा, तो 4a इज योर कोफिशिएंट ऑफ x हेयर, प्लस इसमें से देखोगे तो क्या मिलेगा, सी एक्स इंटू डी मतलब प्लस का 3c, 4a प्लस 3c, यही है। नेक्स्ट बढ़ो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड द नेक्स्ट इज ए कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा, तो मतलब 4b एंड 3d, 4b एंड 3d, 4b एंड 3d। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे कोफिशिएंट, एंड दैट इज योर 10 इज ए कांस्टेंट टर्म मींस 10। तो ये बन गई मेरी 4 इक्वेशन, चारों को सॉल्व कर लो, ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर लो, ऐसा ही है। तो निकाल लेते हैं, चलो। ए सी पहले में भी है, थर्ड में भी है, तो पहली और थर्ड को पहले सॉल्व करते हैं। 4a प्लस 3c है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 4a प्लस 3c इक्वल टू 0। ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट 3a प्लस 3c इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस, ये कट गया, तो क्या बचा, a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई 0। a को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं फर्स्ट में कर देता हूँ, क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, इसका मतलब c इज इक्वल टू 0। तो a और c की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 0 मिल गई। इजी। अगर a और c 0 है
BOD निकालते हैं, तो कहाँ से निकालोगे, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से, 4b प्लस 3d b प्लस d, तो अगेन मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यू गेट है 12 इज इक्वल टू 3b प्लस 3d, और ये एज इट इज मीन्स 10 इज इक्वल टू 4b प्लस 3d। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट है 2 इज इक्वल टू माइनस b, और वी कैन से b इज इक्वल टू माइनस का 2, b की वैल्यू क्या आ गई -2, a और c दोनों जीरो हैं, बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, चीज़ें आसान हो गई, b आ गया -2, अब b की वैल्यू फिर से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूँ, लेट मैं इक्वेशन नंबर 2 में करता हूँ, दिस बिकम 4 इज इक्वल टू -2 प्लस d, इसका मतलब d की वैल्यू क्या आ गई 6, b -2 है, d -6 है, a और c दोनों जीरो है। नाउ अब मेरा क्वेश्चन बचता है सिर्फ इंटीग्रेशन का, ठीक है भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिखा, तो मतलब इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यही लिख दूँ डायरेक्टली, आई थिंक स्पेस कम है हमारे पास, तो प्लस a 0 तो दिस बिकम 0, b इज -2 तो दिस बिकम -2, समथिंग लाइक दैट, c अगेन 0 तो ये हो जाएगा 0, और d है मेरे पास 6, तो ये कुछ बन गया मेरा ऐसे। अब मुझे अल्टीमेटली पूरे फंक्शन का, यानी इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, आई थिंक ये चीज़ें मैं हटा सकता हूँ, समझ में आ गई होंगी। इस पूरे का इंटीग्रेशन करने का मतलब 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, सॉरी साथ में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन, इसका मतलब इसका, तो माइनस एंड माइनस ऑफ दिस मीन्स प्लस, तो प्लस ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख दिया 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, चीज़ें समझ में आई भाई, -2 में बाहर ले गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ये प्लस है, देखो ये पूरे के आगे माइनस था, तो ये भी मेरा माइनस ही आएगा, तो माइनस एज इट इज 6 मेरा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, dx 6 के साथ लगा दो, dx 6 के साथ लगा दो, और निकाल लो इसका इंटीग्रेशन। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होगा x, सिंपल, प्लस 2 मेरा एज इट इज, क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जी, बिल्कुल है। कैसे, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर। अब ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट का, किसका, टेंजेंट इनवर्स का, तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स x बाय √3 एंड 1 बाई ए आगे भी आता है, तो दिस बिकम 2 बाई √3, -6 मेरा एज इट इज, अगेन दिस बिकम 2 स्क्वायर, तो टेंजेंट इनवर्स x बाय 2 और 1 बाई 2 बाहर आएगा, तो दैट इज डिवाइड बाई 2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट दैट इज c, ठीक है। सो 2 3 जा 6, दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई, सिंपल है। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आसान थे, सिर्फ हमें क्या करना पड़ा, कोएफिशिएंट कंपेयर करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं 19। अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन की सारी कंडीशन पहले से सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल है, नीचे क्वाड्रेटिक है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ऊपर इस x को देख के और नीचे मैंने x स्क्वायर को देख के मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेम एज इट इज़ पहले सब्सटीट्यूशन लगा के चीज़ों को और ज़्यादा सिंपल कर सकता हूँ, मीन्स लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ताकि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कतें जो होने वाली है, जब मुझे क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर क्या लेना पड़ता है, लीनियर फंक्शन, ठीक है, तो वहाँ से 4 कोएफिशिएंट होंगे, उनके बजाय अगर मुझे 2 ही निकालने पड़े तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने साइन एक्स वाला क्वेश्चन नंबर 17 किया था, वैसा ही ये है। अब चाहे आप एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कर लो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अल्टीमेटली। आप तीनों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, करके देखना है, कर लो, ठीक है। जैसे मैंने साइन एक्स पूरा वो बताया था ना, तो इसमें चलो किसी एक को कर लेते हैं, चाहे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को करो, बेटर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करो, या फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर को करो। तो मैं लेट आपको पूरा करके दिखाता हूँ कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या है, t सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यू गेट है 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो मुझे अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये कुछ ऐसे होगा। तो 2x dx को मैं लिख दूंगा dt, ऊपर तो आ गया dt, इट्स ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t माना, तो ये मेरा हो गया t। एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, ये सुनो बिल्कुल, दिस इज योर t, तो दिस बिकम योर t प्लस 2। यही चीज़ साइन एक्स वाले फंक्शन में होती, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो अगेन पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, तो क्या होगा, इसको मैं अलग से लिखता हूँ 1 डिवाइड बाई t इंटू टी प्लस 2। अब आप चाहे एक्स स्क्वायर लो या ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अल्टीमेटली आंसर आपका सेम रहेगा। तो a बाई टी प्लस बी डिवाइड बाई टी प्लस 2, तो सिंपल हो गया, आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो 1 इक्वल टू दिस बिकम योर a इंटू
t+2 एंड प्लस b इंटू टी। अब देखो t 0 हो सकता है जब मैं पुट करूँगा t की वैल्यू 0, सॉरी b 0 हो सकता है, तो ये 0, ये 2a, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, और वी कैन से a की वैल्यू आ गई मेरे पास हाफ। जब मैं t की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो पुट t इज इक्वल टू 2, सॉरी -2 नॉट 2, -2 करूँगा तो ये तो 1 ही रहेगा, -2 से 0, दिस बिकम -2b, यानी b की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। पुट कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब है a क्या है हाफ, तो दिस बिकम हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। b की वैल्यू -हाफ, तो -हाफ बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+2। क्या ये चीज़ें समझ में आई भाई? ये सुनो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन का मतलब है ये दोनों पार्ट्स a और b की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ऐसा ही कुछ आएगा। आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ तो डायरेक्टली लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है 1/2, 1/t का होता है log t, प्लस इसका क्या होगा, सॉरी माइनस है तो -हाफ, इसका भी log ही होगा, लीनियर फंक्शन, दिस बिकम t+2, प्लस एक कांस्टेंट हमेशा आता है दैट इज c। log वाली दोनों टर्म है हाफ, तो हाफ बाहर निकाल लेता हूँ, हाफ कॉमन लेने से मेरे पास ये फंक्शन कुछ बचा ऐसे, log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log ऑफ m डिवाइड बाय log n, तो t+2 मोर n प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, t क्या लिया था मैंने, t इज योर x² + 1, तो दिस बिकम योर हाफ log x² + 1 एंड डिवाइड बाय x² + 1 करोगे तो 1 + 2 दैट इज अगेन 3 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। दैट्स योर आंसर, सिंपल है। अगर मैं x² करता तो यहाँ पे ये मेरा t+1 अपने आप निकल गया था, तो ये क्या बनता मेरा, एक फंक्शन बनता दैट इज t+1 एंड दैट इज t+3, तो डायरेक्टली आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट करो, मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है इसलिए नहीं किया, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इट्स इजी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20। तो ये तो सिंपल से दिख रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही, और x⁴ - 1 है, तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, लेकिन इससे भी आसान तरीका है मेरे पास। देखो पार्शियल फ्रैक्शन से सिंपली इसको फैक्टराइज करके, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁴ - 1 का मतलब क्या है, x - 1 x + 1 इंटू x² + 1, और एक x मेरे पास पहले से है, मतलब टोटल कितने फैक्टर बन रहे हैं, 4 फैक्टर है मेरे पास। 4 फैक्टर का मतलब 5 कोफिशिएंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 आने वाले हैं, 5 कोफिशिएंट मुझे निकालने हैं, तो लेंथी होगा लेकिन निकल जाएगा, आसान होगा। तो अगर इस तरीके से आपको करना है तो आप खुद से ट्राई करें, मैं आपको दूसरा मेथड, यानी थोड़ा सा आसान, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, उसकी बात करते हैं। देखो, अगर मैं इस टर्म को x³ से ही मल्टीप्लाई और x³ से ही डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर भी सेम आएगा, लेकिन मैं थोड़ा आसान, जिससे कि चीज़ें आसान हो जाए। x³ से मल्टीप्लाई x³ से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल, तो ऊपर हो जाएगा x³ और नीचे क्या होगा, x³ इंटू x, दैट इज x⁴ इंटू x⁴ - 1। कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब फंक्शन तो वही है। अब देखो x⁴ उसका इंटीग्रेशन पड़ा है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन पड़ा है ऊपर, तो मैं सिंपली करता हूँ कि लेट x⁴ को मैं t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, t सब्स्टिट्यूट, तो दिस बिकम योर 4x³ dx इज इक्वल टू dt। इस 4 को ले जाओ उधर, तो दिस बिकम योर dt/4। x³ dx ऊपर है, इसकी वैल्यू होगी dt/4। x⁴ को मैंने t लिया एंड दिस बिकम अगेन t - 1। तो अब ये मेरा फंक्शन बन गया जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। 4 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ 1/4। क्या चीज़ समझ में आई? अब देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने में ये चीज़ होने वाली थी, और जब मैंने ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट की तो मुझे क्या मिला, कुछ ऐसा मिला। अब ये बोलेंगे कि ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा, कैसे मैं सोच सकता हूँ, तो ये चीज़ें विद प्रैक्टिस होंगी, ठीक है। आपको चीज़ें जैसे एक क्वेश्चन को एक तरीके से किया, उसको दूसरे तरीके से करने की सोचो, ठीक है। 1-2 बार सोचोगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें आएंगी। अभी जैसे ये चीज़ आपको जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाई, मान लो आपने ये फर्स्ट टाइम की है, तो ये चीज़ें क्लिक की कि ऐसा भी हो सकता है, तो जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें भी ट्राई करो कि क्या ऐसे मैं सिंपल कर सकता हूँ, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे चीज़ें लेंथी हो लेकिन आसान हो, तो वहाँ पे एक अल्टरनेट मेथड आपको मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ें करके आप ट्राई कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो अब मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, तो 1/4 को एज इट इज रहने देता हूँ। मैंने इसको लिखा 1/t इंटू t - 1। तो आई थिंक अब ये मेरे लिए बहुत आसान है, इसको मैं लिख दूँगा 1/a/t एंड प्लस b/t - 1। तो बहुत आसान हो गया। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू t - 1
एन प्लस बी टी। तो टी को पहले जीरो पुट करो, मैं डायरेक्टली करो, टी जीरो करोगे ये जीरो, दिस बिकम योर जीरो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। और जब टी की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, तो दिस बिकम जीरो, तो बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो ए इज़ -1 एंड बी इज़ 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ए बाई टी, ए इज़ -1 तो -1 डिवाइड बाय टी और +1 डिवाइड बाय टी -1। ठीक है भाई, इस 1/4 को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ बाहर, और इन दोनों का सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx, सॉरी dt नॉट dx, -1/t, माइनस को बाहर निकाल देते हैं। 1/t का होता है log ऑफ t, इसका क्या होगा अगेन प्लस log ऑफ t -1 इस there। ठीक है भाई, और प्लस एक कांस्टेंट होता है c, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1/4, उसको रख लो एज इट इज। यही होता है। t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी x⁴, तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ x⁴ रख दो पहले, तो ये हो जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी है, ये माइनस ए प्लस है, log m - n क्या हो गया, log ऑफ m मीन्स x⁴ -1 डिवाइड बाय n मीन्स x⁴, और प्लस में c हो जाएगा, 1/4 को रखो बाहर, दैट्स योर आंसर। इजी, देखो बहुत आसान हो गया एक सब्स्टिट्यूशन से मेरा क्वेश्चन। तो चीज़ें ऐसे भी आपको करनी है कि जब चीज़ें लेंथी दिख रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें आप अलग सोच सकते हो जहाँ से मुझे कुछ चीज़ें मिल जाए। इजी, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे मेरे पास क्या होता है लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो ऐसी तो हमने बात ही नहीं की थी। तो क्या करना चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया था तो मैंने क्या किया, उसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट किया कुछ सब्स्टिट्यूट करके। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे, अब देखो मेरे पास है तो सिर्फ e⁻x ही, तो इसी को लेट कर लेता हूँ कि लेट e⁻x इज इक्वल टू, मैंने t एज्यूम कर लिया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर e⁻x dx इज इक्वल टू dt। हम सब जानते हैं कि e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e⁻x ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ dx है, e⁻x नहीं है, लेकिन e⁻x को मैंने t लिया है, तो दिस बिकम योर dx इज इक्वल टू dt। इसको उधर लेके जाओ डिवाइड में, और इसकी वैल्यू है t, तो मैं लिख देता हूँ t, तो दैट dx इज इक्वल टू dt बाई t। तो दिस बिकम योर 1 डिवाइडेड बाय dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, दैट इज dt, ऊपर यहीं लिख देता हूँ। और नीचे e⁻x -1 क्या होगा, दैट e⁻x तो t है, तो दिस बिकम योर t -1, और dt बाई टी वाला t यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है बस। फाइनली मैं t की जगह e⁻x रख दूंगा, यू गेट योर आंसर। इसको आप अभी भी सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक सेम ऐसा ही था, तो आई थिंक आप कर सकते हो। दिस सिंपली 1/t, सॉरी a/t एंड प्लस b/t -1 लिखूंगा मैं, एंड इक्वल टू क्या होगा, दैट इज न्यूमरेटर इज 1। t की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर सकते हो आराम से। log t -1 आएगा, जो भी कांस्टेंट होंगे वो बाहर रहेंगे, कोफिशिएंट होंगे, आइडेंटिटी लगा देना और t की जगह e⁻x रख देना, यू गेट योर आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। आई थिंक कर सकते हो। इसी 22 देख लेते हैं। ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन मुझे गिवन है, तो दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल डिवाइड बाय x -1 x -2 x -1 एंड x -2। इसके लिए पूछा है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। 4 ऑप्शन है, तो आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इजीली हो सकते हैं। तो इसको एज इट इज में लिख दूँ x डिवाइड बाय x -1 x -2। इसको मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाय x -1 प्लस b डिवाइड बाय x -2। एलसीएम लोगे तो दिस इज x इज इक्वल टू a इंटू x -2 हो जाएगा, दिस इज b इंटू x -1। जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 करोगे तो ये 0, ये हो जाएगा -a, और ये हो जाएगा a, इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ गई -1। जब x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो यू गेट दिस इज 0, दिस इज 1, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इस x की वैल्यू 2 है, तो b 2 है, और a जो है दैट इज -1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 एंड दिस इज योर 2। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा, दिस बिकम log ऑफ x + 1, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, दिस बिकम log ऑफ x -2। ठीक है भाई, तो दैट्स योर आंसर। प्लस में एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज सी। तो मैच कर लो कौन सा आंसर है। ओके, इसने थोड़ा सा और आगे आंसर दिया हुआ है आई थिंक, ठीक है, क्योंकि log वाले आइडेंटिटी लगाई हुई है। तो वो कैसे करेंगे, देखो -log x + 1 2 इंटू log x + 1। तो अब हम सब जानते हैं कि अगर मैं m log a टू द बेस b लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, इस बेस को भूल जाओ, आर्ग्यूमेंट में डायरेक्टली लिखता हूँ, लेट इट बी n।
m log n है तो इस पावर को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ n रेज़ टू पावर m। अब ये log n या m लिखने का मतलब है यहाँ कुछ बेस है, नॉर्मली हम e लेके चलते हैं कि वो बेस क्या होगा, e होगा मेरा। तो अब ये मैं आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट की पावर है ना कि बेस की पावर है, ये चीज़ ध्यान रख लेना बस, ठीक है। log n टू द पावर m हो जाएगा ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेम कंडीशन से। जब ये 2 था तो ये अगर उधर जाएगा तो ये आर्ग्यूमेंट ये है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब log m माइनस log n की आइडेंटिटी में लगा सकता हूँ, तो दिस बिकम योर log ऑफ प्लस वाले टर्म ऊपर, तो प्लस क्या है x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस वाले नीचे मीन्स x प्लस 1, इसके ऊपर लगा दो मोड एंड प्लस में कॉन्स्टेंट। आपको आंसर इस फॉर्म में मुझे गिवन है, ठीक है। तो आंसर इस फॉर्म में बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो योर आंसर इज 422 x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 1 इज देयर एंड प्लस c, तो मीन्स योर आंसर इज b इज योर करेक्ट आंसर। तो x प्लस 1 है, ठीक है, x माइनस 2, सॉरी हमने ये माइनस था ना, तो ये माइनस ही आएगा, तो ये माइनस ही आएगा, तो b आपका आंसर होगा इसके लिए करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने प्लस 1 लिख दिया था तो वो देख लेना। तो योर आंसर इज b एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। हटा दूँ, आसान है तो हम जल्दी कर लेते हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो दिस इज योर dx डिवाइड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मुझे गिवन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगेन इजी, तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि नीचे क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ऊपर लीनियर लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। वही करते हैं, 1 इज इक्वल टू a के साथ जाएगा ये, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ जाएगा इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो इसको तो मैं जीरो कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको कभी जीरो नहीं कर सकता। तो सेम एज इट इज आप एलिमिनेशन लगाओ या फिर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अल्टीमेटली जो आपको आसान लगता है, जिससे आपको अच्छा लगता है कि हाँ इससे मैं कंफर्टेबल हूँ, इससे मैं अच्छे से कर सकता हूँ, इससे में से गलती कम होगी, उसी को आप फॉलो करो, ठीक है। तो अब देखो आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर सकते हो और एलिमिनेट भी कर सकते हो। एलिमिनेट करने से क्या होगा, सबसे पहले मैं पुट x इज इक्वल टू 0 करता हूँ, ये पूरा 0 हो गया मेरा। इसको 0 करने से a, तो a की वैल्यू मिल गई 1, एक कोफिशिएंट मिल गया मुझे पहली वैल्यू में। अब देखो 0 तो कुछ हो नहीं सकता, तो मेरे लिए सबसे आसान वैल्यू रहती है कि 1 माइनस 1 ऐसी वैल्यूज पुट करूँ मैं। जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, देखो 1 पुट करने से ये तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2a, और a की वैल्यू 1 है तो मैंने रख दी डायरेक्टली, प्लस दिस बिकम b प्लस c, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, ये इधर जाएगा तो माइनस 2, यानी b प्लस c की वैल्यू आ गई माइनस का 1, ये 1 रखने से आई। अब मैं माइनस 1 रख लेता हूँ एक बार, जब माइनस 1 रखोगे तो ये माइनस 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 प्लस 1 अगेन 2, दिस बिकम 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, तो 1 इक्वल टू ये तो 2 ही रहेगा। माइनस 1 रखने से ये हो जाएगा माइनस का b, सॉरी ये भी माइनस है, x के माइनस मतलब ये भी -1, ये भी इंटू -1, तो माइनस बी इंटू -1 दैट बिकम प्लस बी, -1 इंटू सी दैट बिकम माइनस का सी। अब 2 इक्वेशन है आपके पास, दोनों को सॉल्व करके मुझे रहता है b माइनस सी, ये 2 उधर जाएगा तो अगेन दिस बिकम -1, ऐड कर दो तो यू गेट 2b इज इक्वल टू -2, इट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस का 1, b की वैल्यू क्या आ गई -1, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, अगर b -1 है तो c की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज सिंपली 0, -1 से -1 कैंसिल आउट, c की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब है a बाई एक्स, तो a क्या आया मेरा, दैट इज़ 1, तो दिस इज 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना पहले तो b x प्लस सी, अब b क्या है दैट इज -1, तो दिस इज माइनस एक्स, माइनस बाहर निकाल दिया, x मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइड बाय, c मेरा 0 लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx इज ये तो सिंपली दिस बिकम योर log x माइनस x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करूँ दैट इज 2x, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो माइनस हाफ मेरा एज इट इज, इसका एग्जैक्टली दिस बिकम लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस सी। ये फॉर्मूले में बार बार करवा चुका हूँ तो आई थिंक आपको आने चाहिए, ठीक है। अब फर्दर आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, तो ऑप्शन इसने डायरेक्टली ऐसे दिए हुए हैं, तो आगे मुझे करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज मैं इसको ऊपर ले जाकर इसका रूट बना सकता था एंड देन लॉगरिथम के फॉर्मूले लगा सकता था। आंसर इज log x माइनस हाफ log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, इट मीन्स योर आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है भाई। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.5 आज कंप्लीट होती है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए एंड बहुत जल्द हम एलिमेंट से भी क्वेश्चंस करेंगे,
ठीक है, कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे एंड नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अभी के लिए थैंक यू।